नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में चीन के संविधान में जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। स्टालिन कहते हैं कि एक बेकार व्यक्ति के लिए जो भूखा है, श्रम करने पर रोटी नहीं कमा सकता, उसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो सकती है। कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वही हो सकती है जहाँ शोषण खत्म हो जाए, बेकारी ना हो, रोटी कपड़ा छिन जाने का डर ना हो। इस कथन से हमें समझ आता है कि मार्क्सवादी किन तरह के हो या कौन से उनकी प्रायिकताएं हैं। वो एक भूखे के लिए रोटी की व्यवस्था के लिए लड़ाई करते हैं बजाय एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी की। मार्क्सवादी धारणा है जो अधिकार की, वो ये कहती है कि जैसा अधिकार वैसा ही होगा जैसा राज्य का रूप है। और वो राज्य का रूप क्या मानते हैं कि राज्य पूंजीवादी हितों का पोषक है, यानी पूंजीवादी लोगों के हितों का उपकरण है। तो डेफिनेटली राइट्स भी उस राज्य से अलग नहीं हो सकते, इनका भी वर्गीय हित है। जो लिबरल कॉन्सेप्ट है राइट का कि ये व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध दावे हैं, उसको मार्क्सवादी नहीं मानते। मार्क्सवादी कहते हैं कि जो राइट्स हैं वो भी समाजवादी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रतिफल हैं, यानी राज्य से व्यवस्था से परे नहीं है और उन्हें व्यक्ति के हित के लिए नहीं बल्कि समाजवाद की को और मजबूत करने या समाजवाद की स्थापना और दृढ़ता के लिए व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। समाजवाद की दृढ़ता के लिए व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। तो इस विचारधारा का हम उनके जो फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ हैं उनमें हम देखेंगे। मूल अधिकारों का इतिहास, चाइना के जो अलग अलग समय पर उनके जो संविधान आए उनमें क्या था। 1954 के संविधान में अध्याय 3 डेडिकेट था मूल अधिकारों के लिए, 19 अनुच्छेद दिए थे। 1975 के संविधान में पुराने वाले बरकरार रखे, यानी जो 1954 के थे। 4 नए जोड़े, जो नए जोड़े वो थे हड़ताल का अधिकार, जनसेना संगठित करने का अधिकार, नास्तिकता का प्रचार करने का अधिकार तथा सार्वजनिक विषयों पर खुले रूप से वाद विवाद करने और चित्र पोस्टर निकालने का अधिकार, तथा 2 अधिकार हटा दिए गए थे 1975 में। जो 2 अधिकार हटाए गए थे वो थे कला व साहित्य में स्वतंत्र सृजन तथा चीन में कहीं भी बस जाने का अधिकार। ये जो 4 जोड़े थे और 2 घटाए थे, ये एक्चुअली उस समय जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी उसका यह परिणाम था। 1982 के संविधान में अध्याय 2 में मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 33 से अनुच्छेद 56 तक विस्तृत है। चाइना के संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक यानी बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए हैं, ऑल सिटीजन के लिए उनका प्रावधान किया गया है, रिगार्डलेस ऑफ एनी क्लास, कास्ट, एथनिसिटी और एनी अदर। कर्तव्य के साथ इनका उल्लेख है। जो लिबरल राइट की कॉन्सेप्ट है वो कर्तव्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानती, लेकिन जो समष्टिवादी होते हैं या साम्यवादी हैं वो कर्तव्यों को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। चीन के संविधान में हम देखते हैं कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परिवार नियोजन का अधिकार, इन सब के साथ कर्तव्य भी जोड़ा गया है। आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का सुंदर मिश्रण है। साम्यवादी जो राइट की कॉन्सेप्ट है वह नेचुरल राइट्स को खारिज करते चलती है, यानी नेचुरल राइट्स को नहीं मानती। नेचुरल राइट्स मानते हैं कि जो राज्य के अस्तित्व से पूर्व ही थे, लेकिन मार्क्सवादी ये कहते हैं कि कोई भी अधिकार राज्य के अस्तित्व से पूर्व नहीं था। अधिकार उसी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके प्रतिफल होते हैं और अधिकार एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते, राज्य के प्रकृति के अनुरूप ही होते हैं। सार्वजनिक और व्यक्तिगत हितों में सामंजस्य मेंटेन किया गया है। जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं
जैसे विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी बिना किसी भेदभाव के लिए कानून सब पर लागू होता है, आर्टिकल 33। चुनाव लड़ने और मत का अधिकार 34 में है। राइट टू वोट की जो उम्र है वो 18 साल है चाइना में भी। भाषण, पत्राचार और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 35 में है। धार्मिक विश्वास यानी कोई भी धर्म मान सकता है, अनुच्छेद 36 में। आलोचना का अधिकार 41 में। काम करने और रोजगार पाने का अधिकार, यानी राज्य क्या करेगा? राज्य काम के लिए समुचित अवसर जुटाएगा। राज्य काम के लिए समुचित अवसर जुटाएगा। काम करने की स्थितियों में सुधार करेगा। काम की स्थितियों में सुधार करेगा। तथा समुचित व्यावसायिक ट्रेनिंग भी देगा, यानी ट्रेनिंग प्रदान करना ये राज्य के कर्तव्य हैं और एक तरीके से व्यक्ति के काम करने के अधिकार में शामिल है। अवकाश और विश्राम करने का अधिकार, यानी काम के घंटे जो वर्किंग आवर्स हैं वो निर्धारित रहेंगे। संवैधानिक अवकाश होगा, यानी छुट्टियां तय समय के बाद में अवकाश मिलना चाहिए। मनोरंजन की व्यवस्था भी राज्य करेगा। ये व्यक्ति के एक तरीके से जो वर्किंग कंडीशन है उनको बेटर बनाने के लिए प्रावधान है। वृद्धावस्था और जो एक तरीके से शारीरिक अपाहिज हैं वो लोग जो काम नहीं कर सकते उनके लिए राज्य भरण पोषण निर्वाह भत्ते की भी व्यवस्था करेगा, आर्टिकल 45। शिक्षा का अधिकार 46, यह अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। वैज्ञानिक तकनीक कलात्मक कार्य की स्वतंत्रता, आर्टिकल 47। स्त्रियों के अधिकार 48। देखिए 48 में लिखा है कि स्त्रियों को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं जीवन के अन्य समस्त क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार है। पुरुषों के समान अधिकार हैं सभी क्षेत्रों में। अनुच्छेद 49, वैवाहिक जीवन, परिवार, मातृत्व एवं शिशुओं को राज्य का संरक्षण प्राप्त है। जो चीनी विदेश में निवास कर रहे हैं उनके अधिकारों का संरक्षण भी संविधान में उल्लेखित है, और जो विदेश से लौट कर आ रहे हैं चीनी, उनकी भी अधिकारों की बात चाइना के संविधान में की गई है। निजी संपत्ति और मानवाधिकार को भी 2004 में शामिल कर लिया गया है चाइना के संविधान में। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 52 से 56 पर उनका उल्लेख है। जो हर देश के लगभग मूल कर्तव्य अगर होते हैं तो वो यही होते हैं: राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना, देश के संविधान कानून का पालन करना। लेकिन चूंकि देश चाइनीज है वो कम्युनिस्ट है तो कुछ विचारधारा से प्रभावित होंगे, तो उनका जो संविधान और कानून की पालन करना है उसी में ही है कि गोपनीयता यानी राज्य की गोपनीयता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की हिफाजत करना, श्रमिक अनुशासन को बनाए रखना। ये देखिए मूलतः कम्युनिस्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखना। मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा और हितों का संरक्षण करना, यानी एक तरीके से राष्ट्रवाद। अनुच्छेद 55, मातृभूमि पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध, देश पर अगर अटैक होता है तो उसका प्रतिरोध, और राजी यानी राजी खुशी सैनिक सेवा में शामिल होने का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 56, नियमानुसार कर का भुगतान करना भी मौलिक कर्तव्य है। इन मौलिक कर्तव्यों के अलावा यानी 52 से 56 के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके अलावा भी मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे 42 में काम का अधिकार है, उस अनुच्छेद में ही काम का कर्तव्य भी लिखा है। अनुच्छेद 49 में शिक्षा के अधिकार के साथ साथ शिक्षा का कर्तव्य भी शामिल है। और वहीं आर्टिकल 46 है 49 में परिवार नियोजन को व्यवहार में लाना पति पत्नी का कर्तव्य है। किसका है? यानी कोई कपल है उसका कर्तव्य है परिवार नियोजन को व्यवहार में लाना।
तो ये थे फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है चाइना के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में, वो यह है कि एक तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है, यानी जो रिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो वाला क्या, आपके अगर वोलेशन पर आप न्यायालय या न्यायालयों को यह शक्ति नहीं है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि वहाँ के जो न्यायालय हैं, न्यायालय किसके प्रति उत्तरदायी हैं, एनपीसी के प्रति उत्तरदायी हैं, और एनपीसी और सीपीसी, यानी सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके महत्वपूर्ण नेता होते हैं, वही एनपीसी में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यायालय जब स्वतंत्र नहीं है तो मूल अधिकार की मिलना या मूल अधिकारों को लागू होना, इसकी संभावनाएं बहुत अल्प हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। वहाँ की न्यायालय को फंडामेंटल को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी भी नहीं है, और ना ही जो अक्षुण्यता होती है फंडामेंटल राइट की कि ये इनमें परिवर्तन मुश्किल है या परिवर्तन हो नहीं सकता, वो भी नहीं है। इसे बाकी अन्य चीज़ों की समान ही एनपीसी इसमें परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो ये चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं।